तो बैरिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है रतौंधी, कर्क रोग, घेंगा रोग या फिर अस्थि सुषिरता। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, घेंगा रोग। दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, इसे गलकंड रोग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भाई ये किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा कि आपके गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है, उस थायराइड ग्रंथि में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है और इसे गलकंड रोग भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फिर फ्रक्टोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। दोस्तों, अगर आपसे फलों की शर्करा या फिर फलों का मीठा स्वाद पूछा जाए तो आप कहेंगे फ्रक्टोज। फलों की शर्करा यानी कि फ्रूट शुगर, उसे हम फ्रक्टोज को कहते हैं। अगर आपसे कहे भाई अंगूर की शर्करा तो याद रखिएगा ग्रेप शुगर यानी कि ग्लूकोज। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। दोस्तों, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवणों का जड़ों के माध्यम से अवशोषण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, पत्तियों में जो पर्णहरिम है उसमें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड लेने की जरूरत पड़ती है, यानी कि इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इनको जरूरत किसकी नहीं होती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 6, 7, 8 या फिर 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9। दोस्तों, भारत में तटीय राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। चलिए गिना देते हैं कौन कौन से हैं। मान लीजिए कि यह भारत का तटीय राज्य है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी कि टोटल 9 राज्य जो आते हैं वो तटीय राज्यों में आते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए भाई किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, तो याद रखिएगा गुजरात राज्य की तट सीमा सबसे ज़्यादा है और सबसे कम तटरेखा किसकी है, तो वो है गोवा की। इंपॉर्टेंट है, ये तो दोनों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन आपके सामने है जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात या फिर केवती जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोग जलप्रपात। दोस्तों, जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर है और कर्नाटक में है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई जोग जलप्रपात कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ऑप्शन आपके सामने है इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। दोस्तों, अगर आपने मेरे इससे पहले के वीडियोस को देखा होगा, ध्यान से समझा होगा, तो आप इसका आंसर बिल्कुल एक बार में कर पाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि जो प्राकृतिक गैस यानी कि प्राकृतिक संपीड़ित गैस यानी कि जो CNG होते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मीथेन गैस होती है। तो यहीं पर आपसे पूछा गया है कि भाई प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है। अच्छा, ये मीथेन की बात करें तो याद रखिएगा कि धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। साथ ही साथ जो जानवर जुगाली करते हैं यानी कि बैठ के जो चबाते रहते हैं ना, उसमें भी उनके मुंह से मीथेन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन डी, जिससे सूखंडी रोग होता है। ऑप्शन सी, मसूड़ों से खून आना, और विटामिन ए, गठिया या फिर विटामिन बी, बेरी बेरी। इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है आपको बताना है।
दोस्तों यहाँ पर विटामिन डी से सुकंडी रोग होता है, बिल्कुल सही, सूखा रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है, बिल्कुल सही, पायरिया हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर विटामिन ए की कमी से गठिया, ये गलत है। याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और गठिया की जो प्रॉब्लम होती है वो आपके यूरिक अम्ल के जमाव की वजह से होता है। मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के अगर यूरिक अम्ल का जमाव उनके हड्डियों के जोड़ों में हो रहा है तो उसे गठिया की प्रॉब्लम कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मनुष्य को थकान होने पर किस अम्ल के कारण होता है, तो याद रखिएगा, मनुष्य के अंदर जो थकान होती है वो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। तो गठिया की बात करें तो यूरिक अम्ल की वजह से, और थकान की बात करें तो लैक्टिक अम्ल की वजह से। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल या फिर 80 डेसिबल। आपको बताना है कि किस डेसिबल से अधिक डेसिबल की ध्वनि इंसान के लिए खतरनाक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 60 डेसिबल। दोस्तों 60 डेसिबल्स की से अधिक की ध्वनि इंसान के लिए खतरनाक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा 2000 में आया था। कब आया था? सन 2000 में आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है सतलज, रावी, चिनाव या फिर ब्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज। दोस्तों ये सारी नदियां जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें सतलज नदी जो है इसका उद्गम मानसरोवर झील जो कि तिब्बत से होता है। बाकी सारी नदियां जो है इनका उद्गम भारत से होता है। चलिए देख लेते हैं किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो याद रखिएगा, रावी नदी का उद्गम जो कि रोहतांग दर्रे से होता है, चिनाव नदी का उद्गम जो कि बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है, और व्यास नदी का उद्गम जो कि वो आपके रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से होता है। यहाँ पर सतलज नदी जो है इसका उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से होता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको उद्गम भारत में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सुंदरवन, पश्चिमी घाट, मनास या फिर चेरापूंजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भी हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिएगा नॉर्मन मेयर्स ने किया था। किसने किया था? नॉर्मन मेयर्स ने किया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में कितने हॉटस्पॉट है, तो याद रखिएगा विश्व में टोटल 34 हॉटस्पॉट है। भारत में कितने हॉटस्पॉट है, तो याद रखिएगा इनमें से 4 हॉटस्पॉट सिर्फ और सिर्फ भारत में हैं। कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सूडालैंड। याद रखिएगा पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सूडालैंड। आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विश्व हरित दिवस, विश्व निर्धनता दिवस, विश्व शौचालय दिवस या फिर विश्व स्वच्छ जल दिवस। दोस्तों ये आपके सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व शौचालय दिवस। अच्छा, अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई इस बार 2020 में विश्व शौचालय दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। क्या है? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने ये क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन आपके सामने है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। दोस्तों साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये एक पादप हार्मोन है और ये क्या करते हैं, पौधों में बिलगन को रोकते हैं, यानी कि पौधों की पत्तियों को गिरने से रोकते हैं। अच्छा, इंसुलिन की बात करें तो ये आपकी एक मिश्रित ग्रंथि जो बॉडी में होती है, अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज, इससे निकलने वाला हार्मोन है ये, और ये आपके बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन की बात करें तो ये आपके थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ठीक है ना। और एस्ट्रोजन की बात करें तो ये आपका एक लिंग हार्मोन है, यानी कि सेक्स हार्मोन है। यहाँ पर साइटोकाइनिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है भाग 9, भाग 6, भाग 3 या फिर भाग 4 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9।
दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा भाग 9 के तहत आपको पता होना चाहिए कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको यहाँ पर अगर पूछा जाए कि भाई जो 74वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो वो नगर पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो कि आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप इसका आंसर जरूर करेंगे। यहाँ पर भाग 3 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 4 का जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है भारत, हवाई द्वीप, क्यूबा या फिर फिलीपींस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूबा। दोस्तों क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य रात्रि का नॉर्वे किसे कहा जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए निषिद्ध शहर किसे कहा जाता है, तो ल्हासा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। मारमागुआ गोवा में, पारादीप उड़ीसा में, मंगलोर कर्नाटक में या फिर मुंद्रा आंध्र प्रदेश। इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंद्रा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मारगुआ की बात करें तो ये गोवा में है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में है और मुंद्रा जो बंदरगाह है वो आपके गुजरात में है। ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है, वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह। याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या फिर 5 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 सितंबर। दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 2020 में विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या थी, तो याद रखिएगा ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर फॉर ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। पूछा जा सकता है आपके सुपर टेट में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो वो मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अच्छा, 21 मार्च की बात कर दी हमने। अगर आपसे पूछा जाए भाई 25 अप्रैल को जो मलेरिया दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम 2020 में क्या थी, तो याद रखिएगा जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। मलेरिया दिवस की थीम 2020 में जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी थी। और अगर बात करें भाई 5 जून को पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 2020 में, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी। क्या थी भाई, बायोडाइवर्सिटी। याद रखिएगा, थीम आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है, आपको बताना है कि किस पैमाने पे मापा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में या फिर रिक्टर पैमाने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिक्टर पैमाने में। दोस्तों भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और भूकंप मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है और इसमें जिस पैमाने पर यूज़ किया जाता है वो है रिक्टर पैमाना। तो ये क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट के द्वारा देंगे, क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन आपके सामने है, वरुण, बुध, शनि या फिर शुक्र। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देख